नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरठ से जो घटना सामने आई है उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और इसी घटना पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस्मान सैफी। उस्मान सैफी यूट्यूबर हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। उस्मान कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सम्मानित हो चुके हैं। अपनी जो क्राइम की समझ है, क्राइम की जो खबरें हैं, उनके लिए जाने पहचाने जाते हैं। उस्मान से आज हम मेरठ का ये जो पूरा प्रकरण है उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उस्मान, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार वरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसके लिए चुना। और वाकई आज पूरा देश इस घटना को लेकर चर्चा कर रहा है। जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या हुई है वो लोगों के गले नहीं उतर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये शायद देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है आज की तारीख में, चाहे वो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आज इसी बात की चर्चा हो रही है। उस्मान, ये जो पूरा घटनाक्रम है, मैं सबसे पहले तो चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या। ये असल में उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ है और मेरठ का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी। और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का इंदिरा नगर की रहने वाली अ, ये तीन फैमिलियां हैं। और तीन फैमिली में जिसमें एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, एक का नाम सौरभ राजपूत है और तीसरा जो शख्स इनकी जिंदगी में एंट्री करता है उसका नाम है साहिल शुक्ला। तो ये जो मुस्कान है और साथ में उसका जो पति है सौरभ राजपूत, तो ये साल 2015 में इन दोनों की आपस में दोस्ती कुछ इस तरह से होती है कि जहां इस लड़की की ननिहाल है वो ननिहाल में अपनी नानी के यहाँ जाया करती थी। और जो इसकी लड़की के नाना हैं, नाना ज्योतिषी का काम किया करते थे। तो जो लड़का है सौरभ राजपूत, वो अपने बच्चों की कुंडली वहां बनवाने आया करती थी। तो पहली मुलाकात साल 2015 में इनकी वहां हो जाती है और यहीं से एक दूसरे को प्यार भी हो जाता है। प्यार होने के बाद लगभग 7 या 8 महीने तक ये एक दूसरे से प्यार वार करते हैं और उसके बाद फिर ये फैसला करते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अब शादी के लिए ना तो लड़की के घर वाले तैयार थे और ना ही लड़के के घर वाले तैयार थे, लेकिन ये दोनों ही जिद पर अड़ जाते हैं। और जब जिद पर अड़ जाते हैं तो फाइनली घर वालों को सरेंडर करना पड़ता है और शादी तो हो जाती है। लेकिन लड़के के यानी कि सौरभ राजपूत के घर वाले फिर भी किसी भी कीमत पर इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जो तुमने फैसला लिया है वो लिया होगा, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं और तुम हमारे साथ नहीं। तो जब ये इस बीच में इस लड़के की साल 2016 में शादी भी हो जाती है और लंदन में ये मर्चेंट नेवी में ये जॉब भी करने लगता है। वहां जब जॉब करने चला जाता है तो जब इसकी पत्नी यहाँ पर अकेली पड़ जाती है तो उसे लगता है कि यार पत्नी अकेली है, इससे वापिस आना चाहिए। तो ये अपनी मर्चेंट नेवी की अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर यहाँ इंडिया आ जाता है और उसके साथ रहने लगता है। अब क्योंकि जीविका चलाने के लिए, घर में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो सौरभ राजपूत को जब कुछ काम नहीं मिलता तो दिल्ली रोड पर एक प्लाईवुड की दुकान होती है, उस पर वो काम करता है। और ऐसी वक्त अपना ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। तो इसी बीच में साल 2019 जब आता है इनकी जिंदगी में तो एक बेटी पैदा होती है, बड़ी प्यारी सी, उसका नाम रखते हैं पीहू। लेकिन ये दोनों ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में ही रहते हैं। जो इसका मुस्कान का मायका है वो भी पास में है और जो ससुराल है वो भी पास में है। लेकिन वो मायके से संबंध रखे जाते हैं लेकिन ससुराल वाले से संबंध रखते नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो सौरभ राजपूत होता है ये दुकान पे काम करने जाता है, ये अकेली रहती है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि साल 2019 की ही बात है, जब इसको बेटी पैदा होती है उसके कुछ दिन के बाद ही इसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, यानी कि इसको व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। वो व्हाट्सएप के ग्रुप में जब शामिल होती है तो शामिल होने के दौरान ही ये लड़की अपने पति से, अपने हस्बैंड से, यानी कि सौरभ से बताती है कि देखो जो मेरे पुराने दोस्त हैं उन दोस्तों ने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया है। और ये शामिल भी हो जाती है। उसके बाद फिर बातचीत सिलसिला शुरू होता है। तो मेरठ में ही दिल्ली रोड पर अगर आपने देखा होगा तो शोप्रिक्स मॉल है। शोप्रिक्स मॉल में ये पुराने जितने भी साथी होते हैं, जबकि ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये सिर्फ 8वीं तक उस विवेकानंद स्कूल में पढ़ी है। और इसका जो साथी रहे हैं वो ज्यादातर 8वीं या 9वीं क्लास में रहे हैं, क्योंकि ये 9वीं क्लास में फेल हो जाती है। बाकी जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक। जब शोप्रिक्स मॉल में इनकी ये जाते हैं तो जब ये जाती है तो अपने पति से बता के जाती है कि मैं इस तरह से वहां जाना चाहती हूँ और जो बच्ची है उसका ख्याल रख लेना, या आप कहो तो मैं उसे इसकी नानी के पास छोड़ देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कहानी होती है। और पहली मुलाकात शादीशुदा जिंदगी में जो साहिल शुक्ला इसकी जिंदगी में एंट्री करता है वो शोप्रिक्स मॉल से एंट्री करता है। यहाँ एंट्री हो जाती है। उसके बाद फिर पति रहता है काम में और ये रहती है घर पे अकेली। चैटिंगबाजी, जो मोबाइल पे बातचीत का सिलसिला था वो चलता रहता है। ऐसे चलते चलते आगे वक्त बढ़ने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि ये उस साहिल के साथ इतनी नजदीकें बढ़ जाती हैं कि एक तो पहले इसने प्रेम विवाह कर रखा था, फिर दूसरा एक और लड़के से उसका प्रेम हो जाता है। और उसके साथ ही आपत्तिजनक स्थिति में थी। एक दिन मकान मालिक ने इन लोगों को
कुछ गलत हरकत करते देख भी लिया, और मकान मालिक ने ये बात जानकारी उसको उसके सौरभ को, उसके पति को दे भी दी। तो यहाँ पर काफी विवाद भी होता है। लेकिन ये बड़ी शर्कस किस्म की लेडी रही है, बहुत चालाक किस्म की। इसे देखा कि ये फंस चुकी है तो इसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद कहा कि जो हो गया है अब भविष्य में नहीं होगा, और सौरभ राजपूत भी सरेंडर कर देता है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, माफ कर देते हैं। इसकी प्रेम कहानी लगातार चलती रही, उसका आना जाना, और एक दिन ऐसा मौका मिलता है कि वो इस लड़की को लेकर भाग जाता है गुरुग्राम में। अब आप देखो, सोचने वाली बात है कि लड़का जो साहिल शुक्ला है और ये लड़की मुस्कान, ये दोनों चले जाते हैं। बात थाने तक पहुंच जाती है। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं होती, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि लगभग 11 दिन लगते हैं, पुलिस इनको ढूंढ के ले आती है। फिर से एक बारी गेम खेल देती है, और गेम क्या खेलती है कि मुझे तो अपने पति के साथ रहना है, मुझे सौरभ के साथ रहना है, साहिल शुक्ला के साथ नहीं रहना है। कोई बात नहीं, आगे अब जो भी था वो सब एकदम क्लियर था, साफ सुथरा था कि इस लड़की की जिंदगी में पहले सौरभ आता है, दूसरा लड़का इसकी जिंदगी में साहिल आता है। ये दोनों जो भी चोरी छुपे से मिलते थे। लड़की को अकेला रहना ही पसंद था, मायके में बिल्कुल नहीं जाती थी, जबकि मायके वाले शायद कहते रहे होंगे कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ। ये चलता रहा, और साल 2023 में ये लड़का ट्राई कर रहा था लंदन के लिए, इसकी नौकरी लग जाती है, जहां भी शायद बताते हैं कि लंदन में कोई बेकरी है, उसमें जॉब लग जाती है। लेकिन इसका इस लड़के से, साहिल से मिलना जुलना, ये सब चलता रहा। और ये सब चलता रहा तो ये मुस्कान बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इसका जो सौरभ राजपूत का जो पासपोर्ट है, वीजा है, वो सिर्फ 2 साल तक के लिए वैलिड है, और वो 2 साल जो खत्म हो रहे थे, ऐसा शायद 2024 नवंबर का महीना था, उसमें खत्म हो रहे थे। लेकिन वो उस वक्त किसी कारणवश आ नहीं सका। अब उसने जो प्लानिंग की थी वो फरवरी 2025 में आने की प्लानिंग की थी, और ये मुस्कान जानती थी। जब मैंने जैसे इस पर रिसर्च किया, इस पर जाना पहचाना, तो उसमें मुझे पता चला कि इसने पहले से चाकू की व्यवस्था भी कर रखी है। पहले से ही इसने जो ब्लीच था कि जब इससे मारेंगे तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो उसमें गंदगी होगी, गंदगी होगी तो साफ सफाई करनी है। यानी कि उसका पूरी तरह से उसने माइंड मेकअप कर रखा था। और माइंड मेकअप कर रखा है कि 22 तारीख को, वो 24 फरवरी को आया है, ये 22 फरवरी को किसी डॉक्टर के पास जाती है और जाकर बताती है कि मुझे बड़ा डिप्रेशन है, मुझे सर में दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवा लिख के दो जिससे नींद आ सके। तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर ने शायद कुछ नींद की गोलियां लिखी। तो ये कितने दिनों से प्लानिंग कर रहे होंगे। ये 8वीं पास लड़की, या 9वीं फेल कहें इस लड़की को, मुस्कान रस्तोगी को, ये सब इसकी जिंदगी में चल रहा था। अब कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र से भी जोड़ रहे हैं, उसके घर में साहिल के में कुछ ऐसी चीजें भी निकली हैं। लेकिन ये तो खैर अब पुलिस जांच करेगी, स्पष्ट हो सकेगा तभी उसके बाद ही। लेकिन जब ये लड़का यानी कि सौरभ राजपूत जब इंडिया आता है 24 तारीख की रात शाम को, उसके बाद 25 में इसका मुस्कान का बर्थडे होता है, बर्थडे मनाते हैं। उस दिन बर्थडे में जिस भी खाना बनाया था, वो खाने में उसने वही नशीली गोलियां मिलाई थी मारने के लिए, कि आज इसका काम तमाम कर देना है। और इसके लिए उसने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी। बताते हैं कि स्नैपचैट पर उसने 2-3 फर्जी आईडी बनाई हुई थी, और उस आईडी में उसने उस साहिल की माँ का, उसकी बहन का, उसके भाई का अलग अलग अकाउंट फर्जी बनाए हुए थे। चैटिंग करती थी, पूरी कहानी गढ़ती थी कि देखो हम और तुम नहीं, हम तुम नहीं, बल्कि ये जो लड़की है मुस्कान, साहिल तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, और ये जो लड़का है सौरभ है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसका वध करना पड़ेगा। इस तरह के जो कहानियां इसने रचनी शुरू की, वो भी इसके जाल में पूरी तरह से आने लगा। लेकिन उसका जो वेशभूषा, रूप रंग है, उसके बड़े बाल, घर में उसकी तस्वीरें, तो उसे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का भी मामला है, और तंत्र मंत्र के साथ साथ उसका नशे का भी मामला है। अब आती है 25 फरवरी। उस दिन जब इनको मारने का, कत्ल करने का पूरा प्लान था, तो इसने उस दिन खाना नहीं खाया। ये कहते हो कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने दिन में काफी कुछ खा लिया है, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो जो भी खाना बनाया था, नस्ली दवाइयां मिली थी, उस रात तो वो सक्सेस हो नहीं पाते। फिर अगली तारीख देखते हैं, मौका देखते हैं कि कब मौका मिले। घर में सब सामान मौजूद है, चाकू भी मौजूद है, सफाई करने के लिए ब्लीच भी मौजूद है, आगे क्या प्लानिंग करनी है वो भी मौजूद है। और इन्होंने यूट्यूब, दुनिया भर की जगह इन्होंने देखा है कि मारने के बाद कैसे हम इससे लाश को छुपाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसके लिए दोस्तों से पूछते हैं, रिसर्च भी करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो एकदम रैंडमली, एकदम अचानक से सब कुछ हो गया है। इसके लिए प्लानिंग थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और बहुत बड़ी प्लानिंग का ही हिस्सा था कि 25 में नहीं होता है तो 26-27 गुजरती है। उसके बाद 28 तारीख को बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया जाता है। उसमें डांस भी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ होता है। अब वो वीडियो भी एकदम सामने से आया है, तमाम वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। वो वीडियो वायरल हुआ है। अब ये महीना क्योंकि फरवरी 28 का है, तो अब 1 मार्च 2 मार्च ये बस इसी उसमें थी कि बस कब मौका मिलेगा, कब उसके साथ किया जाए। उधर साहिल को इसने बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट कर दिया था कि साहिल तुम्हें बस में फोन करना है और तुम आ जाना है।
अब ये मौका मिलता है 3 मार्च की रात को, 3 मार्च 2025 की रात को मौका मिलता है। वो अपने घर जाता है, अपनी माँ के हाथ के बने हुए कोफ्ते लेके आता है। कोफ्तों के लिए कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे कोफ्ते खाना साथ साथ खाएंगे। उसमें ही उसने एक खेल किया है, और ऐसा खेल किया है कि दवाई कोफ्तों में मिला उसने दी। नशीली दवा मिला दी उसमें। और दवा मिलाने के बाद अब इंतजार कर रही है, तो कितना उसने बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी कि रात को कोल्ड 7-8 बजे या ब्लडेड 9 मर्डर बजे। माना जाए इसे, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये कत्ल किया गया है, इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर माना जाना चाहिए। जी, बिल्कुल पूरी प्लानिंग है उसकी। अब उसे खाना खिला दिया है, वो इंतजार कर रही है, सोच रही है कि कब सोएगा, कब वो साहिल को फोन करेगी, साहिल को बुलाना है, सब चीजें। तो रात 12 बज जाते हैं सोने में उसको। जब सोने में रात के 12 बज जाते हैं, तो मुस्कान उसको इन्फॉर्मेशन देती है कि अब ये सो चुका है। क्योंकि ये जो इलाका है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र, अब जो लड़की का मायका है वो भी पास में है, जो साहिल है वो भी पास में रहता है, इस लड़की की ससुराल है वो भी पास में है, और वो जो रहते हैं किराए पे वो भी, मतलब जो ज्यादा बहुत बड़ा फासला नहीं है, 5-7 मिनट की या 10 मिनट की दूरी के रास्ते होंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा। फोन किया, वो आ गया है। आने के बाद फिर तो आप तो जानते हैं कि आगे होता क्या है। चाकू निकालते हैं, जो 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे गए थे, खुद सीने पे बैठ जाती है उसको मारने के लिए। उससे कहा जाता है कि मारो इसको। जब वो शायद मारने में हिचक रही, तो पीछे से धक्का देता है, और वो चाकू शायद दिल के आर पार वो हुआ है। और वो इस बीच में अगर किसी भी इंसान को कुछ ऐसी स्थिति में हो, बेहोशी की हालत में हो, तो वो विरोध करने की स्थिति में तो होगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन वो इस स्थिति में जरूर होगा कि वो समझ रहा होगा कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा दर्द है, हो रहा है, वो मुझे पेन हो रहा है। दर्द हो रहा है। वो अपील कर सकता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। क्योंकि जब 2021 में ये अपने प्रेमी के साथ गुड़गांव चली जाती है, तो उस बीच में इसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए पूरी अर्जी दे दी थी कि मुझे बस अब तुम से दूर रहना है और तुम्हारे साथ में रहना है, तुम अलग रहो, मैं अलग रहूंगी, तुम्हें जहां रहना है वहां रहो। काश ये सब चीजें पहले ही प्लानिंग मतलब हो जाती, तो शायद इतना ये सौरभ राजपूत की इस तरह से हत्या नहीं होती। लेकिन वो उसे याद आता है 2021 की, काश मैं तलाक दे दूंगा, मैं बिल्कुल दूर चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। सीने में चाकू घुसा हुआ है। उसके बाद वो ये कह रहा है, जब यहां पर इन दोनों को ठंडक नहीं पड़ती है, तब ये सीट बदल जाती है। अभी तक जो ऊपर सीने पे बैठी हुई है वो मुस्कान रस्तोगी बैठी हुई है। फिर उसने अपने जो उसका प्रेमी होता है साहिल, वो उसके सीने पे बैठता है, कई बार चाकू को वार करता है, वार करने के बाद उससे मार देता है। अब यहाँ से ये दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं, इत्मीनान हो जाता है कि हाँ ये मर चुका है। खींचते हुए बाथरूम में लेके जाते हैं। बाथरूम में ले जाने के बाद इंतजार कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। सोच रहे होंगे कि भाई प्लानिंग, देखो कत्ल करना, बहुत सारी मैंने कहानियां सुनाई हैं यूट्यूब पर 1200-1300 से के आसपास। तो जी। किसी भी कहानी में कत्ल करना लगता है शायद आसान है, लेकिन कत्ल के बाद जो लाशों को ठिकाने लगाने का मामला होता है ना, वो सबसे मुश्किल काम होता है। यही है जो इंसान का दिमाग घूम जाता है। बाथरूम में लेके जाते हैं, लेकिन क्या करें। उस्मान, ये जिस तरीके से इन्होंने उसके बाद लाश को डिस्पोज किया, लाश के टुकड़े हम्म, किए, लाश को ड्रम में भर दिया, उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया, उसके बाद घूमने चले गए, या उससे एक दिन पहले बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो सर और हथेलियां जो काटे थे, साहिल उनको अपने घर ले गया, वहां तंत्र मंत्र में उनको इस्तेमाल किया, अगले दिन वापस लेके आया। ये जो पूरी चीज है, आपने तमाम जो क्राइम की स्टोरीज हैं वो कवर की हैं, आप तमाम वरिष्ठ आपने अधिकारियों के साथ तमाम क्राइम की चीजों पर चर्चा की है। ऐसी कोई कहानी आपने कभी पहले देखी सुनी है उस्मान? ऐसी कई कहानियां हैं। अगर आप देखेंगे, मैं उस कहानी पे आऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जब जी। इसने इस बाथरूम के अंदर शव रखा है, उस लाश के उन्होंने सिर्फ 4 हिस्से किए हैं। जो 15 टुकड़े के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ क्लियर करते हैं। ये दोनों हथेलियां हैं, इनको यहाँ से काटा गया है, यानी कि पंजे अलग हुए हैं, गर्दन अलग है। इन्होंने सिर्फ उस शरीर के 4 हिस्से, एक तो हो गया सर, 2 हो गए पंजे, और बाकी का जो हिस्सा बचता है वो बाकी जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये सब करने के बाद ये लड़का और लड़की रात के 3 बजे साहिल इसे अपने साथ लेके जाता है कमरे पर। आराम से सोते हैं, इत्मीनान से सोते हैं, और इनका ये मकसद था कि ऐसे ही शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और शरीर के टुकड़े करने के बाद इधर उधर फेंक देंगे। लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि इन्हें फेंके तो कहाँ फेंकें। ऐसा लगता है ना, जब कोई चोर चोरी करता है या कोई गलत काम करता है, तो दिमाग में ये रहता है कि यार कोई मुझे देख रहा होगा। और यही कारण था कि वो इधर उधर घूमा, और घूम के फिर वापस से वो जो हाथों की हथेलियां, पंजे और सर वापस लेके आ जाते हैं। वो जी। ये भी चल रहा है कि तंत्र मंत्र, अभी तंत्र मंत्र है तो खैर पुलिस का है जांच, लेकिन इससे ज्यादा वो बता भी तो नहीं पा रहे हैं कि भाई उससे बेड के नीचे रखा है, बेड के नीचे रखने के बाद उन्होंने करा क्या उसका, ये भी तो नहीं आया ना, क्लियर तो नहीं किया पुलिस ने, पुलिस की जांच में सामने भी नहीं आया।
तो इसका मतलब यही था कि वो उसे फेंकना चाहते थे और फेंकने का उन्हें अवसर मिला नहीं, और अवसर मिला होगा तो उन्हें लग रहा होगा कोई ना कोई ने देख रहा होगा। वापिस आते हैं, अब ये जाती है सीधा जली कोठी के पास जो कबाड़ी की दुकान वगैरह होती है, तो वहां से ड्रम ड्रम खरीदती है। जो ड्रम बेचने वाला लड़का है फरमान, जो कि वहां पे एक शायद नौकरी करता है, और उसका जो मालिक है सैफुद्दीन। तो सैफुद्दीन और इसकी फरमान के पास जब पुलिस पहुंचती है, उनसे बातचीत करती है, तो बताता है कि मुझे पता ही नहीं था कि इस ड्रम का इस्तेमाल हमारा जो ड्रम है इसका इस्तेमाल सिर्फ लाश को छुपाने के लिए उसके लिए होगा। अब आप देखिए कि इसकी क्राइम करने का अभी भी उसको अगर हो सकता है कि गलती का अगर उसे एहसास होता तो शायद वो ड्रम नहीं खरीदने जाती, बात यही खत्म हो जाती। यही सब चीजें हैं जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि उसने जो भी किया है बहुत आराम से, इत्मीनान से, भाई गुस्सा है गोली मार दी आदमी मर गया। तो ये इतना भयानक मामला नहीं, ये भयानकता वाली बात यह है कि वो बाजार जाती है, ड्रम खरीद के लेके आती है, उसके बाद फिर सीमेंट के कट्टे लेके आती है, डस्ट लेके आती है, घर लाते हैं, अब उस लाश को उसके अंदर रखते हैं। जो गर्दन और हाथ हैं वो तो अलग हैं, अब उसके अंदर आ नहीं रहा है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है वो बताते हैं कि लगभग 1500 से 1800 पोस्टमार्टम हम पर ईयर करते हैं, और जिनके हिस्से में सौरभ राजपूत का जो पोस्टमार्टम आया था उनके हिस्से में, तो वो बताते हैं 700 से 800 पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं। जब उस लाश को बाहर निकाला गया उस बॉक्स के अंदर से, तो बोले कि जब वो इसके अंदर उसे रूप छोटा करने के लिए उसके शरीर को तोड़ा गया, तोड़ के फिर उसको पैरों को पीछे से मोड़ दिया, अंदर रखा गया, उसके बाद उसके हाथ पैर ये सब सर वगैरह सब डाले गए। तो ये ऐसा नहीं था कि कोई एकदम से जल्दबाजी, कोई बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं, तसल्ली से कर रहे हैं। उसके बाद पूरी 4 तारीख जो निकल जाती है उसको पूरा प्लान करके, और यहां से फिर उसके बाद ये 10-12 दिन के लिए, 13 दिन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जितनी इन्होंने प्लानिंग की थी उतनी ही आसानी से इन्होंने इस केस को खोल दिया। बस ये थोड़ा समझ से परे वाली बात है। आपने एक सवाल किया था कि आपने इससे पहले, आपको याद होगा कि एक केस था देहरादून में हुआ था राजेश गुलाटी का। राजेश बिल्कुल। गुलाटी का अगर राजेश वो गुलाटी ने अपनी पत्नी, फ्रीजर वाला जो केस था जिसमें शरीर के कई टुकड़े किए गए थे, 72 टुकड़े किए थे, 35 टुकड़े वो फेंक चुका था। अपने बच्चों के साथ रह रहे, बच्चे रोज डिमांड करते थे कि मम्मी मम्मी। साला भी आता है, साला भी उसके साथ घूमता है, और जाने के बाद वो पुलिस में भी जाते हैं, सारे काम होते हैं कि भाई दीदी नहीं मिल रही। बोले दीदी को मैं भी तलाश कर रहा हूँ, पहले भी घर से कई बार नाराज होकर घर से निकल गई है, करूं तो क्या करूं। लेकिन साले की नजर उस डीप फ्रीजर पर पड़ जाती है। अब बस यही इसके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि आखिरकार इतना बड़ा डीप फ्रीजर घर के अंदर क्या कर रहा है। ये तो अक्सर दुकानों में होता है, बड़े बड़े जगह पे होता है जहां पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडे करते हैं, या और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको ठंडा करना होता है। घर के अंदर किसी के भी डीप फ्रीजर नहीं मिलेगा। पुलिस बुलाई जाती है, खुलवाया जाता है, तो उसमें 36 पॉलिथीन के बैग उसमें रखे हुए थे। तो ऐसा नहीं है, अब ये देखा जाए तो उससे भी ये कोई कम खतरनाक नहीं है वो वाला जो मामला है। अगर ड्रम वाली बात देखी जाए तो ऐसे ही केरल में हुआ था। केरल में भी एक महिला की लाश निकलती है, ड्रम के अंदर ही थी, वो भी क्या नाम उसका, डस्ट और सीमेंट से पैक थी। अब उस लाश को तब पुलिस को महीनों लग जाते हैं पता करने में कि आखिरकार ये लाश किसकी है। ये तो इत्तेफाक था कि उसके पैर में कुछ दिक्कत थी, उसमें रोड पड़ी हुई थी, और रोड पर जो एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था, उस कंपनी के नाम की वजह से वो कातिल पकड़ा जाता है। तो ये केस तो पहले, ये मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर ये करना चाहता हूँ, ये जो पूरा केस है मेरठ का, इसमें पुलिस की जो जांच है उसमें अभी तक क्या क्या बातें सामने आई हैं, और क्या कुछ अभी इसमें आगे हो रहा है? इसमें देखो कई सारे एंगल हैं। जो अभी माँ बाप, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, जो लड़की के माता पिता हैं कविता और उस प्रमोद रस्तोगी हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि इस लड़की का जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसको फांसी की सजा दे दी जाए, इसको मार दिया जाए। वो जानते थे अच्छी तरह से कि उनकी बेटी का कैरेक्टर कैसा है। उन्होंने कभी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश नहीं की, और अब देखा कि चारों तरफ से इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, तो एकदम से वो आते हैं और एकदम पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने ये सब काम कर दिया। उधर जो लड़के वाले हैं, लड़के वाले भी अपनी अलग तरह की कहानी सुना रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे को इन दोनों ने नहीं बल्कि 3-4 लोगों ने मिलकर मारा है। तो इस तरह की जो कहानी है, जब लड़का शादी अपनी मर्जी से कर लेता है तो तुम उसके इतने खिलाफ चले जाते हैं कि उसे घर से बेदखल कर देते हो। आज लड़का पूरी जिंदगी से बेदखल हो गया है, अब इस दुनिया में है नहीं, तो तमाम तरह की बातें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी जिम्मेदारी थी इस केस में, उन लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं समझा। अब वो पता नहीं किस स्थिति में लंदन में रहता होगा, वहां क्या काम करता होगा, कितने पैसे मिलते होंगे। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने जो इनसे पूछताछ की है, जो इन्होंने बताया है, पुलिस ने वो ही पब्लिक को बताया है। अब चार्जशीट लगाई जाएगी, जांच अधिकारी जांच करेगा। अब इसमें कई सारे एंगल हैं, घर वाले अलग एंगल की बात कर रहे हैं,
उसके घर, साहिल के घर से कुछ तंत्र मंत्र की बातें भी आ रही है जो मीडिया कह रही है, हालांकि पुलिस इस बात को शायद नहीं कह रही है सीधे सीधे तौर पे। तो अभी सीधे सीधे एकदम से कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। कहीं ना कहीं अभी जो भी हमें मीडिया से पता चला है, पुलिस से पता चला है, हम भी तो वही वही बात बता रहे हैं जी। बिल्कुल उस्मान, बस इसमें अब एक आखिरी सवाल, इसको कंक्लूड करते हैं हम। ये जो पूरा केस है मेरठ का, ये जो पूरा मामला है, अब इसमें कई तरीके की चीजें हैं। आपने तंत्र मंत्र की बात बता दी, आपने पुलिस की जांच की बात बता दी, आपने उनकी परिवारों के बारे में भी तमाम बातें बताई, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उस्मान, ये जो पूरा केस हुआ है, इसको लेकर किस तरीके की जो मानसिकता है वो पता चलती है? यहां पर आप चूंकि लगातार क्राइम से जुड़ी खबरों को कवर करते रहे, किस तरीके की मानसिकता यहां हमें दिखाई देती है मुस्कान की, किस तरीके की मानसिकता यहां दिखाई देती है साहिल की? और दोनों ने मिलकर जब सौरभ को मार दिया है, अब जो वीडियोस सामने आए हैं जिसमें वो डांस करती दिखाई दे रही है मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ, या जो वीडियोस पुलिस की हिरासत में उनके सामने आए हैं, वहां पर उनके चेहरे पर कोई खास शिकन नहीं दिखाई देती है उस्मान। ये जब जब किसी से प्यार होता है और प्यार के बाद जब नफरत होती है तो नफरत का दायरा इतना बढ़ जाता है बेहिसाब। तो ये जो लड़की है, पता नहीं क्या सोचकर इसने इससे नफरत, पहले प्यार हुआ फिर नफरत हुई। मैंने आप ही के अखबार में पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं, यानी कि अमर उजाला में, ये लड़की तो है रस्तोगी, और लड़का है जो सौरभ राजपूत लिखता है, लेकिन आपका अखबार कहता है कि ये अनुसूचित जाति से है। कहीं ना कहीं हो सकता है 1%, मेरा मतलब पक्का दावा दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके दिमाग में रहा हो कि यार मैंने जिसको प्यार किया था वो लड़का ये निकला। तो कहीं ना कहीं जाति वाला फैक्टर भी हो सकता है कि जहां प्यार था वहां एकदम से नफरत जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये एंगल हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है। अब ये उससे छुटकारा पाना भी चाहती है, उसके साथ भी रहना चाहती है, क्योंकि उसके पैसे की भी तो जरूरत पूरी कर रहा है। और घर वाले जो कह रहे हैं, घर वाले साफ साफ मीडिया भी में चल रहा है कि लड़के की जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत बेहतर है, अच्छी है, उसके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन लड़की वालों की जो पारिवारिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि लड़की को पैसे की भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत थी, और कहीं ना कहीं दूसरा जो मैटर मैंने बताया था कि उसकी जाति का, वो भी। अब साहिल शुक्ला इसकी जिंदगी में आता है। साहिल शुक्ला है एकदम फ्री माइंड, उसको ज्यादा कुछ काम नहीं धाम नहीं है, उसके मन में कोई स्ट्रेस नहीं है, वो उससे पूरा टाइम दे रहा है। और ये सौरभ राजपूत, तो वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा काम में ध्यान दे रहा है, बच्चे में भी ध्यान दे रहा है, बीवी में ध्यान दे रहा है, सब कुछ। तो वो इतना, जितना उसे शायद इतना ध्यान देना चाहिए अपनी बीवी पे, उतना ध्यान नहीं दे रहा था, और उसकी अकेलेपन का फायदा इस साहिल ने उठाया, और यहीं से इनकी नफरत का सिलसिला शुरू होता है। ये दोनों से इनका तो वाकई मनोवैज्ञानिक टेस्ट होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक इनके पास बैठे, इनकी लंबी क्लास होनी चाहिए, इनसे जानना चाहिए कि आखिरकार तुमने ये सब जो किया है, ये तो क्लियर हो गया कि ये सब हो गया है, लेकिन जो किया है इसके पीछे का असली कोच क्या है, असली कारण क्या है? और एक चीज और है, आप देखते होंगे कि पिछले 10 साल या 15 या 20 साल, नशा एक बड़ा कारण नहीं लगता है उस्मान? देखो नशा तो है ही, नशा तो है। ये आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, क्योंकि मैं अभी तक मेरी कहानी में नशे वाला पार्ट कम आ रहा था। ये दोनों नशे के आदी हो चुके हैं, लड़का और लड़की, यानी कि मुस्कान रस्तोगी और जो साहिल। ये लड़का है साहिल, ये दोनों नशा करते हैं। और जब इसने अपनी माँ से, यानी कि कविता से वीडियो कॉल पे बातचीत की है, तो वीडियो कॉल बातचीत करने के बाद इसने बताया है कि अब वो मुझे नहीं रोकेगा नशा करने से, यानी कि सौरभ राजपूत मर चुका है और वो मुझे अब नहीं रोकेगा। तो कहीं ना कहीं वो सौरभ राजपूत उसे रोकता भी होगा नशा करने से, उसकी जिंदगी में उसकी आजादी को रोकता होगा कि तुम इससे मत मिलो, इससे बात मत करो। कई बार कुछ ऐसे होते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, उसे साहिल के साथ जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा होगा, सौरभ रोकता होगा। और यही जो नशा है उसे और अग्रेसिव बनाता होगा कि इससे किसी तरीके से बस इसे अलग होना है। यही कारण है कि स्नैपचैट पे 3 आईडी बनाती है, पूरी कहानी रचती है, उसे उसके दिमाग में एक अंधविश्वास पैदा करती है कि बस हम तुम ही हैं जो साथ रह पाएंगे, इसको रास्ते से हटाओ, इसका वध करो, ये सब चीज चलती रहती हैं। लेकिन इसमें अगर मेन पॉइंट है, अगर अब देखा जाए आगे चल के, ये केस अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट है। एक नया केस आएगा, फिर हम नए केस से बातचीत करना शुरू कर देंगे, ये केस कहीं ना कहीं दब के रह जाएगा। अब जिम्मेदारी बनती है पुलिस की, जिम्मेदारी बनती है कानून की, अदालत की। इन्हें ऐसे केस में, अभी आपने केस सुना होगा उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाली शहजादी, जिससे क्या दुबई के अंदर एक बच्चा मर जाता है, 4 महीने 10 या 15 दिन के आसपास का। जी। वो 2-3 साल में केस निपटारा हो जाता है, उसको सजा दे दी जाती है, मार दिया जाता है। हमारे यहाँ का जो लचीला कानून है, इस लचीले कानून की वजह से भी ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर ऐसे मामलों में, जैसे कि ये श्रद्धा वालकर का केस है, जैसे कि ये
सौरभ राजपूत का केस है, या फिर राजेश गुलाटी का हमने नाम लिया था देहरादून वाला, इस तरह के जो बहुत चर्चित केस रहे हैं, या फिर अभी बेंगलोर में जो हुआ था, ये मुंबई में जो हुआ है, ये जिसमें काट पीट मचाते हैं और उसके बाद फिर मामला एकदम से ठंडा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं कानून को अपना काम कम से कम समय में करना चाहिए, और जब इस तरह की सजाओं अपराधी को कम से कम समय में सजा मिलेगी, तो अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचेगा। अब होता क्या है कि ये लंबे लंबे केस चलते रहते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल, फिर आदमी जेल में बैठा खाना खा रहा, मजे कर रहा है, कुछ लोगों को जमानत मिल जाती है, वो वैसे कुछ लोग ठीक है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और यकीनन ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। यदि फिर भी आपके कोई सवाल हैं, आपको लगता है कि इस केस से जुड़ी कोई और आपके जहन में सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम अगले वीडियो में उन तमाम सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसी तरह बने रहिए अमर उजाला के साथ, देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।